और तब क्या हाल समाचार प्यारे बच्चों। मैं अमर मोदी भागलपुर से आप सभी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं राज राठौर एजुकेशन के बैनर तले। मैं आपके लिए विशेष रूप से हिंदी हिंदी साहित्य और समान अध्ययन की संबंधित परीक्षाओं की क्लास के लिए आया हूं। मैं आपको यहाँ पे सामान्य हिंदी के संबंधित जो भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन पे मैं आपको चर्चा करूँगा। साथ ही साथ केवीएस के लिए, ट्री के लिए, डीएसएसबी के लिए, अदर्स एग्जाम के लिए और प्लस नेट के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा और उम्मीद करता हूं कि हमारी और आपकी जो संबंध है वो काफ़ी पुरानी, अच्छी और बेहतर ढंग से चलेंगी आगे। तो क्लास को शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षाओं में हम लोग मूल रूप से देखेंगे कि आखिर चिन्हों का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है। चिन्हों का हिंदी साहित्य में या सामान्य हिंदी में क्या महत्व है। आइए थोड़ा सा समझते हुए हम लोग काम करते हैं। हिंदी में चिन्हों का प्रयोग, महत्व और प्रकार। मूल रूप से विराम चिन्हों का, देखिए हिंदी में अगर आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हो या कहीं भी आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हो तो वो बस एक थोथी सी कहानी रह जाएगी। मान लिया जाए कि आप हिंदी में कुछ लिखते हो, कहते हो, बात करते हो, किसी भी अवस्था में आप हिंदी से जुड़ रहे हो, अगर आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ की जो गहनता है वो प्रकट नहीं हो पाएगी। अर्थ की गहनता का तात्पर्य हमारा ये होगा कि यदि आप विराम चिन्हों को मूल रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, विराम चिन्हों का मूल रूप से प्रयोग किए बगैर ही आप आगे बढ़ते हैं तो अर्थ की जो मौलिकता है वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, सिंपल सा बात है कि पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। ये एक वाक्य है, एक शब्द है, एक भाव है। वाक्य, शब्द और भाव को तब तक आप बेहतर नहीं बना पाएंगे जब तक आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे इस पकड़ो मत जाने दो से आप क्या समझ पा रहे हो? आप इसमें कई बातों को विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पकड़ो मत जाने दो तो क्या ये शब्द सही होगा? अन्यथा सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया, पकड़ो मत जाने दो, इसका मतलब है मैंने पकड़ो के शब्द पर, पकड़ो पर काफी ज्यादा बल का प्रयोग किया है। और बल का प्रयोग कैसे हुआ? तो इस विराम चिन्ह के माध्यम से हुआ, विराम चिन्ह के माध्यम से हुआ। अगर मैं विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करता तो यह शब्द पकड़ो एक बेहतर रूप से भावगत नहीं होता। अगर मैं यहीं पे करूं कि पकड़ो मत, मत के बाद में अल्प विराम चिन्ह लगाऊं तो क्या हो जाएगा? मैं भाव क्या दे रहा हूं? मेरी भाव बदल रही है। पहले मेरी भाव थी कि पकड़ने की भाव हो रही थी, अब नहीं पकड़ने की भाव हो रही है। अब यहाँ पे पहले भाव था कठोर, पहले भाव कैसी हो रही थी? प्रदर्शित कठोर। लेकिन अब जब मैं पकड़ो मत की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पकड़ो मत जाने दो, तो पकड़ो मत की भाव को प्रकट करती है, ये नम्यता को प्रकट कर रही है, नम्यता को प्रकट कर रही है, शांत स्वभाव को प्रकट कर रही है, आपके भाव को प्रकट कर रही है, शांति को प्रकट कर रही है। ठीक है। विराम चिन्ह जो आपके यहाँ जो होती है, विराम चिन्ह मूल रूप में भाव को प्रकट कराती है। मूल रूप में एक ठहराव होता है, रुकना होता है, आराम होता है। जब हम बोलते हैं या दूसरों से कभी बात करते हैं, चाहे लेखन में बात करें, चाहे मौखिक रूप से बात करें, किसी अवस्था में अगर हम बात करते हैं, विराम चिन्ह उसके उतार चढ़ाव के आधार पर, उतार चढ़ाव के आधार पर विशेषता प्रदान करती है। किसी विशेषता प्रदान करती है तो शब्दों को विशेषता प्रदान करती है, शब्दों को विशेषता प्रदान करती है, वाक्यों को विशेषता प्रदान करती है। कौन? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के कई विशेषताएं भी हैं। जैसे अगली विराम चिन्ह में भाषागत बात करना है मुझे और वो भाषा की रचनागतता को प्रदर्शित करती है, अवस्था को प्रदर्शित करती है, अराजकता को रोकने का प्रयास करती है।
या अराजकता को प्रस्तुत करती है। जैसे रे 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 रे, अगर हम बार बार रे 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 बोल रहे हैं तो यहाँ पे कई उल्लास की बातें भी आ सकती है, भय की बातें भी आ सकती है, या आप चिंतित अवस्था में यदि कोई बच्चा गिर रहा है, आप क्या प्रयोग करते हैं, रे रे रे। लेकिन आप जब रे 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 करते हैं तो आप खुशी का भी प्रदर्शन करते हैं। ये एक प्रकार का संभवतः समझिए कि विराम चिन्ह ट्रैफिक के रूप में भी भावों को प्रदर्शित करता है, ट्रैफिक रूप में भी काम करता है, ट्रैफिक की तरह। सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, एक समग्रता के साथ जा रहे हो, आप लेखन पद्धति कर रहे हो। अभी आप यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पर इतनी बातें लिखी हुई हैं, इसमें कितनी बातों का कहाँ कहाँ विराम चिन्ह है। यहाँ विराम चिन्ह है, 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 यहाँ विराम चिन्ह है। इन सभी विराम चिन्हों की वजह से ही आप देखेंगे कि आपको ये लिखी हुई भाव, लिखी हुई वाक्य, लिखी हुई शब्द आपके गहन में, आपके जहन में आराम से उतर सकता है। अगर मैं इन सभी विराम चिन्हों को एक सिरे से हटा दूं तो आप इनके मौलिक स्वरूप को पहचानने में थोड़ी समस्या होगी। अगर आपकी बौद्धिकता अच्छी होगी तभी जाकर आप मौलिक स्वरूप में इसे पहचान पाएंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते जरा सा भी देर नहीं लगेगी। विराम चिन्ह भारी, कठिन और जटिल शब्दों को भी आसान और सरल बनाने का काम करती है। यह भाषा को सुसंगठित रखती है, वाक्यों में जुड़ाव को बनाकर रखती है। लंबे वाक्य हो, मिश्रित वाक्य हो या संयुक्त वाक्य हो, सबको सरलता के साथ प्रस्तुतिकृत करने में प्रपेक्ष में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप में विराम चिन्ह हर बार शब्दों के, भावों के, वाक्यों के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने और कराने में काफी मदद करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप में आप जानते होंगे कि कई प्रकार के विराम चिन्ह आप देखे होंगे, लेकिन मौलिक तौर पर आज तक आप लोगों ने विराम चिन्ह को कई अवस्था में देखा होगा, जैसे अल्प विराम चिन्ह, अर्ध अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। इनके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके अलावा मेरे ख्याल से आपने और कोई चिन्हों का मौलिक रूप में प्रयोग नहीं किया होगा। अर्थात आपके नजरियों से अभी चिन्हों की जो संख्या है वो 4 या 5 हो सकती है, परंतु हिंदी में विराम चिन्हों की जो संख्या है वो 14 है, 13-14 है। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर 13-14 जो विराम चिन्ह है वो कौन कौन से विराम चिन्ह है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे विराम चिन्ह और कौन कौन से हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, पहला प्रधान विराम चिन्ह, गौण विराम चिन्ह। दो प्रकार के मौलिक विराम चिन्ह होते हैं, प्रधान विराम चिन्ह और गौण विराम चिन्ह। प्रधान विराम चिन्ह में आप अल्प विराम लेते हैं, अर्ध विराम लेते हैं, अपूर्ण विराम लेते हैं और पूर्ण विराम को देखते हैं। देखिए अल्प विराम का कार्य क्या है, एक कार्य को सिंपल सा कार्य समझिए कि अल्प विराम किसी भी दो शब्द के मध्य उतार चढ़ाव के लिए प्रयोग किया जाता है, उतार चढ़ाव के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं अर्ध अल्प विराम की चर्चा करें तो अर्ध अल्प विराम का प्रयोग जब हम करते हैं तो शब्दों के जो दो शब्द होते हैं, इन दो शब्दों के उतार चढ़ाव में किसी एक शब्द को या भाव को मौलिकता प्रदान करने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं, मौलिकता प्रदान करने के लिए प्रयोग किसका करते हैं, तो अर्ध अल्प विराम का। अपूर्ण विराम जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं कि भारत अपूर्ण विराम संस्कृति का देश है। भारत क्या है, संस्कृति का देश। ये केवल अपूर्ण विराम भारत की भावगत प्रदर्शन को या भारत की विशेषताओं को दर्शाने का काम केवल कर दिया। अगर मैं हटा दूं इसे तो आपको क्या लगता है, मैं ये अब एक शब्द है भारत संस्कृति का देश, मुझे इसके पूर्णतया पूर्ण करने में मुझे हैं का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ केवल अपूर्ण विराम का प्रयोग कर दूं तो मुझे पूर्ण शब्दों का प्रयोग करने से बचा जा सकता है। पूर्ण विराम जब मैं शब्द को लिख रहा हूं, शब्द को लिखने के बाद जब शब्द की अंतिम अवस्था उत्पन्न हो जाती है, अर्थात
पूर्ण विराम यह बताने का पूरा प्रयास करता है कि आपने जो वाक्य, जो शब्द, जो भाव को प्रदर्शित किया है, साहित्यिक रूप में प्रदर्शित किया है, आप किसी अवस्था में प्रदर्शित किया है, मौखिक रूप में प्रदर्शित किया है, पूर्ण विराम उस वाक्य की भाव को वहीं पर समग्र कर देता है, वहीं पे स्थिर कर देता है, आगे की प्रदर्शन उसमें शामिल नहीं हो पाती है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये सब गौण चिन्ह के पर्याय हैं। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मादक बोधक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह। हम लोग आगे देखेंगे इसको, इनके भावों को देखेंगे आगे क्या है। लोक निर्देशक, लाघव चिन्ह, पूर्णोक्ति चिन्ह, तुलना सूचक, समाप्ति सूचक, हंसपाद, अपूर्णता सूचक। ठीक है, इतने सारे हमारे विराम चिन्ह होते हैं। मौलिक रूप में मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि सर 14 ही चिन्ह होते हैं, और यहां मैं आपको दिखा रहा हूं 19 चिन्ह, जिनमें अपूर्णता सूचक चिन्ह का प्रयोग सामान्य रूप में नहीं होता। अपूर्णता सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। आप देखेंगे तो अपूर्णता सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह दोनों एक समान सा है। पूर्णोक्ति चिन्ह और लोप चिन्ह एक समान सा है, इसीलिए 4 हट जाते हैं, एक आध और है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हिंदी साहित्य में तब प्रयोग करते हैं जब हम प्रश्न के अवस्था में आते हैं, समान रूप में प्रश्न की अवस्था में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो मैं जिला का नाम लो, राज्य का नाम लो, भाग का नाम लो, नाम लो, या कुछ भी बताऊं। जैसे मान लीजिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भागलपुर, मध्य प्रदेश, अगर मैं इनको लूं और इनके मध्य में अल्प विराम नहीं लगाऊं, तो एक समझदार व्यक्ति के अलावा अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो हिंदी के ज्ञाता नहीं है, हिंदी उन्हें नहीं आता है, वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि संभवतः ये सभी शब्द एक ही कनेक्टिविटी में है, एक ही योजक में है, एक ही संयुक्ता में है। लेकिन जब हम बिलासपुर के बाद कोमा लगाते हैं, रायपुर के बाद कोमा लगाते हैं, दुर्ग के बाद कोमा लगाते हैं, आदि जब लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, तो ये बताता है कि नहीं, बिलासपुर का अपना महत्व है, रायपुर का अपना महत्व है, दुर्ग का अपना महत्व, ये सभी अलग अलग है। राम लिखे, लक्ष्मण लिखे, मैंने आपको अभी बताया कि आप जब भी लिखते हैं तो एक शब्द, जो पहले वाले शब्द है, उसकी अपनी भाव होती है, अपनी महत्व होती है। अब मैंने देखा कि मोहन आया, फिर अल्प विराम, यहाँ अल्प विराम, और साकल खोलकर चला गया। साकल का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं नट बोल्ट, अंग्रेजी में इसे नट बोल्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने देखा, यहाँ मेरी द्वारा दिया गया ये अल्प विराम यह बता रहा है कि मैंने देखा, ये बातें प्रयुक्त हो रहा है, मतलब ये हो गया, एक प्रधानता हो गई, एक प्रधानता हो गई। अर्थात यह प्रधानता का तात्पर्य है कि एक साक्ष्य के रूप में मैं बात कर रहा हूं, एक साक्ष्य के रूप में बात कर रहा हूं। मैंने देखा, क्या देखा? कि मोहन आया। अब मोहन आया के बाद भी मैं अगर कॉमा लगाऊं तो इसके मतलब क्या है कि साकल खोलने में मोहन की प्रधानता थी, और मैंने देखा ये भी प्रधानता थी। तो जब प्रधानता, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब प्रधानता की बात करूं तब हम क्या करेंगे? कोमा का प्रयोग करेंगे। दो शब्दों के बीच में अलग करने के लिए हम बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकना हो, ठहराव जरूरत है किसी दो शब्द, दो भाव, दो वाक्य के बीच में, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अर्ध विराम आता है, जहां अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक देर रुकना होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राकेश जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अल्प विराम, तो खुशियां मनाई गई, अल्प विराम, मिठाई बांटी गई। राकेश जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अर्ध अल्प विराम, तो खुशियां मनाई गई, अल्प विराम, मिठाइयां बांटी गई। इसका मतलब क्या है कि खुशियां मनाई गई और मिठाई बांटी गई, इसके पीछे जो मूल भाव था राकेश का परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ये बता कौन रहा है? ये बता रहा है अर्ध अल्प विराम। अगर अर्ध अल्प विराम की अनुपस्थिति हो जाए, राकेश जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई, ये एक संयोजकता होती है, मिश्रित शब्द होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कठिन वाक्य को सरलता के साथ प्रस्तुत करें। आप जब
विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप सरलता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, सरलता के साथ प्रस्तुत कर पा रहे हैं। पूर्ण विराम जब शब्द समाप्त हो जाए, जब शब्द की भाव समाप्त हो जाए, जब मेरे द्वारा कहे गए या प्रयोग किए गए शब्दों की भाव, लय, छंद समाप्त हो जाए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यदि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इसके बाद मैंने पूर्ण विराम का प्रयोग अगर कर दिया तो क्या यह शब्द सही है या गलत है? भावगत ये शब्द सही है, लेकिन साहित्यगत ये शब्द क्या हो जाएगी? साहित्यगत ये शब्द गलत हो जाएगी। मुझे क्या करना होगा? है का प्रयोग करना होगा। अब आप कहेंगे रहीमन पानी राखिए, और रहीमन पानी राखिए के बाद यहाँ पर कोमा होना है, अल्प विराम होना है, नहीं है, गलत है। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं, बिन पानी सब सुन, ठीक है। पूर्ण विराम जब हम छंद में बात करते हैं, लय में बात करते हैं, तब है का या समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तुम कल मत खाना, अब मैं यहाँ पे है समाप्ति शब्द सूचक का भाव खत्म हो गई, छंद में बात कर रहे हैं, तुम आम मत खाना, ये छंद में बात कर रहे हैं, एक भावगत बात कर रहे हैं। अब जैसे तुम्हें कल नहीं आना, ये तो सही नहीं होगा, तुम्हें कल नहीं आना, ये सही नहीं होगा। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कल नहीं आना है या तुम्हें कल नहीं आना है, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीजें बदलाव रखती हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप लिखते हैं कि भारत अपूर्ण विराम चिन्ह सभ्यता का देश, सभ्यता के देश। अब केवल ये अपूर्ण विराम चिन्ह सब कुछ बता रहा है। जैसे जीवन के रंग क्या है? हंसी, खुशी और गम, हंसी, खुशी और गम। अगर हम इसे सामान्य रूप में लिखेंगे, जब हम जब हम इसे सामान्य रूप में लिखेंगे कि जीवन के रंग हंसी, खुशी और गम हैं, मैं तो है का प्रयोग तो नहीं किया, है का प्रयोग तो नहीं हुआ। मैंने आपको बता रखा है कि अंतिम जो समाप्ति सूचक शब्द होते हैं उनको नहीं प्रयोग करने के लिए ही मैं क्या करता हूं? अपूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करता हूं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है? जब मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों में, भावों में, शब्दों में प्रश्न सूचकता आए। प्रश्न सूचकता शब्द क्या होती है? क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, किसी भाव का प्रयोग करते हैं किसी वाक्यों में, तब मुझे मूल रूप में प्रयोग करना है किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह का। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आए, तुम कैसे आए, कहाँ से आ रहे हो। जब हम इसको लिख, मान लेते हैं कि आप लिख रहे हैं किसी लोग के लिए, अपने मित्र के लिख रहे हैं कि रामू तुम कहाँ से आ रहे हो, रामू कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और हम लिख के पूर्ण विराम लगा दें, तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? यह सामान्य रूप में पूर्णतः गलत है। मुझे यहाँ पे प्रयोग किसका करना होगा? मुझे यहाँ किसका प्रयोग करना होगा? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना होगा, ठीक है। कोई दुविधा यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का तात्पर्य होता है जब हम भावगत परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी के भाव को बताना चाहते हैं, जैसे मेरा भाव है, मेरी भाव यह है कि आप सब सफल हों। मेरी जो एक कथन है कि नारियों का सम्मान करें, मेरी एक कथन है, मेरी अपनी विचार कथन है कि नारियों का सम्मान करें, नारियों का सम्मान करें, कौमा, जहां दिखे प्रणाम करें, जहां दिखे प्रणाम करें। अब किसने कहा भाई इसे? तो इसे कहने वाले के लिए मैं नाम लगाता हूं और लिखता हूं
अमर मोदी सर। मेरी ये भाव है, मेरी ये विचार है, जब हम किसी के भावगत स्थिति को या भावगत परिवर्तन की दशा को, भावगत स्थिति को किसी के नाम से बताना चाहते हैं, जैसे बहुत मीठा है, मतलब भागलपुर, सॉरी, आम बहुत मीठा है, लिखते हैं क्या कि आम बहुत मीठा है। ये तो बातें खत्म हो गई, पूर्ण वाक्य है हमारे। पूर्ण, मैं पूर्ण विराम का प्रयोग किया, ये वाक्य हमारे क्या है, पूर्ण वाक्य है। पूर्ण विराम का प्रयोग करने के बाद वाक्य क्या है, पूर्ण वाक्य। लेकिन आम बहुत मीठा है पूर्ण बात है, लेकिन अगर हम कहें कि किसने कहा भाई आम बहुत मीठा है, आप नीचे लिख के लिखते हैं कि शालू ने कहा। शालू, डैश देके आप लिख देते हैं, केवल डैश देके लिखते हैं शालू, मतलब आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं शालू। क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि शालू ने ये बात कहा है कि आम बहुत मीठा है? नहीं ना। उसी प्रकार जैसे आप देखेंगे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, निर्देशक चिन्ह किसने कहा, तिलक। पृथ्वीराज रासो, सब निर्देशक चिन्ह लिख दिया गया चंद्रवरदाई। लेकिन अगर बगैर निर्देशक चिन्ह का अगर हम पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई लिख दूं, अगर हम इसका प्रयोग करें, लिखें कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। अब जानते हैं चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। अगर इसे मुझे सामान्य शब्द में लिखना है तो मुझे क्या लिखा होगा, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। लेकिन एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके हम पूरी तरह से भावगत परिवर्तन ले आते हैं, भावगत परिवर्तन की दशा को स्थापित कर देते हैं। फिर उसी प्रकार योजक चिन्ह आता है, आगे चलते योजक चिन्ह आते हैं। इसमें दो पदों के बीच जब हम दो वाक्यों के बीच, दो शब्दों के बीच जुड़ाव उत्पन्न कराना चाहते हैं। अब आप देखेंगे एक विशेष रूप में, आप देखेंगे कि आप एक विशेषता देखेंगे, अभी आप जस्ट देखेंगे विशेषता कि आपको दिखेगा कि निर्देशक चिन्ह डैश है, योजक चिन्ह भी डैश है। दोनों में फिर असमानता और समानता की बातें अगर हम करें, दोनों में क्या समानता और क्या असमानता है। देखिए, निर्देशक चिन्ह भाव के परिवर्तन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग दो पदों के बीच संबंध की मजबूती को बताने के लिए किया जाता है। जैसे माता और पिता, धर्म अधर्म, रात दिन, खाना योजक चिन्ह, पीना। देखिए, योजक चिन्ह को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक, अगर हम संबंध सूचक लिखते हैं तो भी आपको समझना है क्या कि योजक चिन्ह के संबंध में ही बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। विस्मादि बोधक चिन्ह, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। आप देखेंगे कि जब हम भाव, आंतरिक भावनाओं को दर्शाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे, ओहो, हाँ, हे गुरुदेव, जय, आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। आप कभी देखेंगे कुछ बस के पीछे, बच्चों के बस के पीछे लिखा होता है सावधान बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना, रहने दो भाई। लेकिन स्कूल वाले गलती किया कर बैठते हैं, सावधान के बाद विस्मादक बोधक चिन्ह लगाने के बाद आप भावगत, नीतिगत उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आप लिखे आहा, आनंद के भाव दिखा रहा है, हाय राम, दुख प्रदर्शित कर रहा है, छी छी, घृणा प्रदर्शित हो रही है, गुरुदेव। अब जब गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं कहा जा सकता है ना, आराम से कहा जा सकता है, बगैर विस्मादक बोध के चिन्ह का प्रयोग किए भी कहा जा सकता है गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं। गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं का मतलब क्या है कि गुरुदेव मौजूद हैं और एक सामान्य सी बातों के भाव के साथ कर रहे हैं, भावगत नहीं जुड़े हैं, सामान्यगत आप बात कर रहे हैं उससे।
लेकिन जब भावगत जुड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। हिंदी में याद रखेंगे, हिंदी में मूल रूप में केवल छोटी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी कथन या उक्ति में, किसी कथन या उक्ति में प्रसिद्ध नाम, वस्तु, व्यक्ति या अन्य बातों को समझाने का प्रयोग करते हैं, किसी एक वाक्य को समझाने का प्रयोग करते हैं या विश्लेषण करने का प्रयोग करते हैं, तो उन पूरे भाव को, शब्द को, वाक्य को हमें कोष्टक के अंदर रखते हैं, और कोष्टक के अंदर रहने वाले जो भी भाव होती है, चिन्ह होता है, उनका मूल्य वाक्य के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे वे एक भाव है, एक वाक्य है, वे प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वे कौन, राम रहीम, कौन, कबीर, कौन, तो कौन में हमने प्रस्तुत किया पंत जी। ठीक उसी प्रकार अब जब देखेंगे, कैकई ने कहा चली जा मंथरा, कैकई ने कहा चले जा मंथरा, लेकिन अब जब हमने कैकई के भावों को सक्रोध का प्रयोग कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर, हमने क्या कहा, कैकई चले जा, कैकई ने कहा मंथरा चले जा, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं जोर से, सक्रोध कह रहे हैं, आप बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि राम ने रोहन को कहा कि तुम अच्छे हो, राम ने रोहन को कहा कि तुम अच्छे हो। अगर हम, ये तो एक सामान्य बात है, राम ने रोहन को कहा तुम अच्छे हो, लेकिन अगर हम इस कोष्टक में शब्दों, वाक्यों, भावों का प्रयोग करते हैं तो इनके प्रस्तुतिकरण बदल जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया कि हंसकर, क्या कहा, क्या कहा हमने, हंसकर, हंसकर कहा। राम ने कोष्टक में लिखा हंसकर रोहन से कहा कि तुम अच्छे हो। इसका मतलब है क्या कि राम मजाकिया अंदाज में रोहन से कहा, लेकिन रोते हुए कहा, रोते हुए कहा मतलब राम भावुकता की अवस्था में कहा, यहां मजाकिया अवस्था में कहा। कोष्टक में प्रयोग किए गए शब्द बहुत ही ज्यादा प्रयोग शब्दों को प्रस्तुतिकृत करने में मदद करता है। जैसे कि आप अब यहां देख रहे हैं, नौकर हाथ जोड़कर माफी दे दो मालिक, मतलब नौकर, इन नाटक, ये जब आप नाटक लिखते हैं तो नाटक के प्रस्तुतिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बाली ब्रैकेट में लिखे हैं, गदा उठाते हुए चला गया। जैसे आपने कहा कि सुमन, ब्रैकेट में लिख रहे हैं पैर पटकते हुए, पैर पटकते हुए, ब्रैकेट बंद, चली गई। इसका आप तो कह सकते हैं ना कि सुमन चली गई, सुमन चली गई, ठीक है, सुमन चली गई, लेकिन आपने प्रयोग किया पैर पटकते हुए। इसका मतलब आप सुमन के भावों का प्रदर्शन यहां कर रहे हैं। अर्थात कोष्टक में जो भाव, जो शब्द होता है वो मूल्य वाक्यों के अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है, प्लस भावों को प्रदर्शित करता है, प्लस स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके बाद हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं तो वो भाव को, स्थिति को और अस्पष्टता को प्रयोग, अर्थ को स्पष्ट करता है। और कभी कभी तो हम ब्रैकेट में जो लिखते हैं, कोष्टक में जो लिखते हैं, वह मूल रूप में उन भावों को अधिक विश्लेषणात्मक स्थिति में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अन्य क्लास में देखेंगे क्या होता है। इकहरा अवतरण चिन्ह, जिसे आप सेमी कॉलम भी कहते हैं, किसी कथन या उक्ति को किसी प्रसिद्ध नाम या वस्तु के उदाहरण में लिखा जाता है। जैसे इसके कवि कबीरदास जी हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। आप जब लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर किसी के भी नाम को, जैसे मेरे प्यारे
प्रधानमंत्री हमने लिखा, और हमने प्रधानमंत्री पर क्या कर दिया, मैंने प्रधानमंत्री पे इकहरा कोष्टक लगा दिया, अर्थात मेरे प्यारे तो हैं लेकिन मूल रूप में मेरे प्यारे कौन हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे महात्मा गांधी में लिखा हुआ। उद्धरण चिन्ह क्या होता है कि जब हम किसी एक ही बात को बार बार प्रयोग करना है मुझे, जैसे आप लिख रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप अटेंडेंस लेंगे कल के दिन, आप लिखेंगे रोल नंबर 1, अब फिर से लिखना है आपको रोल नंबर 2, तो यहाँ 2 लिखे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर ले, सॉरी उद्धरण चिन्ह का सॉरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर ले। लेकिन ये उद्धरण चिन्ह की स्थिति होती है, लेकिन जब हमने आपको कहा कि कोष्टक में दिए हुए शब्द या किसी ने कुछ कहा, कोई मैंने कहा आपको कि नारियों का सम्मान करें, जहां दिखे प्रणाम करें, आप इसी को उद्धरण चिन्ह में लगा दिए, इसका तात्पर्य क्या होता है कि उसकी विशेषता को आप बता रहे हैं। फिर होता है लोप निर्देशक चिन्ह, आप देखेंगे लोप निर्देशक चिन्ह अगला चिन्ह। लोप निर्देशक चिन्ह में होता क्या है कि आप पूरी शब्द नहीं कहते हुए लिखने के, ये लोप निर्देशक चिन्ह को आप कहने में प्रयोग नहीं कर सकते, आपके कहने के भाव में आपको दिखेगा नहीं। जैसे आप कहावत कह रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी पहुंच विचारी के, छोड़ दिया, डॉट 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 दे दिया आपने, डैश 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 दे दिया, आपने लोप निर्देशक का चिन्ह का प्रयोग कर लिया। अपनी पहुंच विचारी के, तेते पांव पसारिए, पूरी दोहा क्या है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए शोर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी छोर। तो आप पूरा लिखना है, पूरा लिखने की जगह आपने क्या लिखा, क्या कि अपनी पहुंच विचारी के डॉट 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 छोर। इससे क्या होता है कि सामने वाले को पता है कि आपको पता तो है लेकिन आप प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं समय की कमी की वजह से। ये तांगे की घोरी मर रही, डॉट डॉट कर्ज था रहीम, या फिर कर्ज था रहीमन पानी, अब यहाँ पे दूसरा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। ठीक है, तो आप जब ये इसको कर रहे हैं, मालिका मानुस मोती चुन, पुराने लिख के आप क्या कर रहे हैं पुनरुक्ति चिन्ह। अभी जो मैंने आपको बताया, जब ऊपर की चीजों को दोबारा प्रयुक्त करना है, ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है उनको दोबारा प्रयुक्त करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, पुनरुक्ति चिन्ह का। संक्षेपक चिन्ह जिसे लाघव कहते हैं। सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं प्रोफेसर, पूरी प्रोफेसर लिखने में समय भी जा रही है, और आप इनको प्रयोग करने के लिए आप कर सकते हैं प्रो लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लीजिए प्रोफेसर। आप देखेंगे डॉक्टर, पंडित, मालवीय, उदाहरण, नागरणी, प्रचारणी, सभा का प्रयोग करने के लिए आप जैसे आप लिखते हैं मध्य प्रदेश, आप लिखते होंगे मध्य प्रदेश, तो आप पूरा मध्य प्रदेश मत लिखिए, आप मौ लिख करके प्रो लिख के आप देखेंगे मध्य प्रदेश। आप देखे होंगे लिखा हुआ दिखता होगा आपको कि आप लिखे हुए मिलेंगे आपको बिहार पुलिस, बिहार पुलिस सेवा, इसको लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है बी पू से। क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। लाघव चिन्ह की विशेषता यही है कि बड़े बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में प्रयोग करें। किसी बड़े शब्द या वाक्य को संक्षिप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयुक्त हुआ शब्द क्या है, संक्षेपक क्या है, लाघव कहलाता है। संक्षेपक सूचक क्या कहलाता है, लाघव कहलाता है। अगला 17वां नंबर हम लोग देखते हैं समाप्ति चिन्ह। किसी वाक्य या प्रसंग के अध्याय की समाप्ति को सूचक के रूप में किया जाता है, इसके लिए आप प्रयोग केवल करते हैं डबल डॉट क्रॉस, डबल डॉट क्रॉस, डबल डॉट क्रॉस। इसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है, हिंदी में इस चिन्ह की आवश्यकता नग्नता के नग्न है, एकदम बिल्कुल नग्न है। ठीक है, अगला हंस पाद चिन्ह। ये देखिए उनके लिए है यदि मिस्टेक को सुधारना है तो हंस पाद चिन्हों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। मान लेते आप एक शब्द लिखते जा रहे कुछ छूट गया आपका, आप जैसे यहां देखिए ना, वह घर वापस जा रहा था, यहाँ कुछ छूटा हुआ महसूस हो रहा है, आप तो लिख रहे हैं वह घर वापस जा रहा था। आप यहाँ पे हंस पाद का प्रयोग करके लिखेंगे कि अपना काम निपटा कर, या मेरा कोर्ट का काम कल पूरा हो गया,
अब यहाँ पे आप लाघव लिखेंगे, मेरा कोट का सारा काम, अब यहाँ देखिए सारा काम क्या हो गया, कल पूरा हो गया। तो अंशपात का प्रयोग होता है जब आप कोई वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखते समय कुछ छूट गया तो उसके प्रयोग करके आप वाक्य को पूरा कर सकते हैं। हिंदी में इसे गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अपूर्णता सूचक चिन्ह। अपूर्णता सूचक चिन्ह का वही बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था, अभी जस्ट आपको हमने कहा था लोप निर्देशक में। लोप निर्देशक में आप क्या करते हैं, डॉट 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 छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आप अपूर्णता शब्द में क्या करते हैं, आपको नहीं मालूम है, आपको याद नहीं है, आप अगर ईमानदारी के साथ प्रस्तुतिकृत करते हैं, आपको याद नहीं है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, आपने लिखा वर्षों तक वन में घूम घूम, अब आपको आगे याद नहीं है। अगर याद है तो आप इसे डॉट लगा दीजिए, ईमानदारी प्रदर्शित कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्रॉस लगाइए, वर्षों तक वन में घूम घूम आपको याद नहीं है। आगे लिखते हैं थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। आप ऐसा प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है चारू चंद्र की चंचल किरणें, आगे क्या है मुझे याद नहीं है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अगर आपको याद है तो आप इसका प्रयोग नहीं करते हुए आप इसका प्रयोग करें। समान रूप से ईमानदारी बरतना ही ज्यादा सही बात है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग को बस इतना ही, कल अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। और आज इतना ही, कल हम लोग देखेंगे शब्दों की सीमा या शब्द संरचना, या जो भी आपको मुझे लगेगा आपके लिए बहुत अच्छी बात हो, आपकी प्रस्तुतिकरण में बहुत अच्छी आपको मदद करे, हम लोग कल उसको देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आप ऐप डाउनलोड करें हमारी, ठीक है, और ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करें। ओके, बाय बाय, सब खैर।